और इल्तुतमिश ने एक तरीके से कैपिटल को लाहौर से दिल्ली की तरफ शिफ्ट किया। इल्तुतमिश 1211 से 36 लगभग 25 ईयर के लिए रूल करते हैं और तुर्क ए चहलगानी नाम से एक ग्रुप बनाते हैं जो 40 पावरफुल लोग जो हैं जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग है एनएसजी कमांडो की तरह, उनका ग्रुप बनाते हैं। इल्तुतमिश जब लगता है कि भाई अब मैंने रूल कर लिया, किसी को गद्दी देनी है, तो अपने सक्सेसर के रूप में किसी को खोजता है। उसे लगता है कि उसके बेटे ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, तो अपनी बेटी रजिया सुल्तान को गद्दी देके जाता है। रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक दिल्ली सल्तनत की रूलर बनती है, फर्स्ट वुमेन रूलर। और प्रॉब्लम ये होती है कि दिल्ली सल्तनत में दो ग्रुप थे, एक अमीर दूसरा उलेमा। अमीर जो थे वो सिविल सर्वेंट थे, आईएएस ऑफिसर। इन्हें रजिया के सुल्तान बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उलेमा को थी क्योंकि ये रिलीजियस ग्रुप था और ये नहीं चाह रहा था कि कोई वुमेन एक तरीके से राजा बने, तो ये उसको एक तरीके से पावर नहीं देना चाह रहा। इसीलिए उलेमा से रजिया की नहीं बनी। उलेमा लोगों ने बार बार कोशिश किया कि रजिया को दबाया जाए, पब्लिक रिवोल्ट किया जाए, इसलिए जनता को भड़काते रहते। लेकिन रजिया ने पुरुषों जैसे वस्त्र पहने, कुर्ता पजामा पहना और लोगों से, दिल्ली के लोगों से पूछा, क्या मैं सुल्तान बनने के काबिल हूं या नहीं। पब्लिक ने बोला बिल्कुल आप सुल्तान बनने के काबिल हो और आप हकदार हो, क्योंकि आपके अंदर वो सारे हुनर हैं। तो ऐसे पब्लिक के सपोर्ट से रजिया सुल्तान की गद्दी पर बैठ गई। रजिया ने कुछ काम किए, लेकिन उलेमा वर्ग अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ना चाह रहे। इसलिए रजिया ने अमीर या सिविल सर्विस के लेवल पर हिंदू, अफगानी, टर्की, इन सब लोगों को इंक्लूड किया, लेकिन उलेमा वर्ग को इंक्लूड कम किया। इससे भी उलेमा वर्ग को लगा कि हमारी पावर रजिया छीन रही है। और फिर उसके बाद एक पब्लिक रिवॉल्ट उलेमा वर्ग ने कराया और पब्लिक रिवॉल्ट में रजिया को एक तरीके से मार दिया गया, तो रजिया की डेथ हो गई। तो रजिया एक अच्छी रूलर थी, बस उसका वुमेन होना ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरे का कारण बन गया। और ये बात हमें जिसने बनाई वो है मिन्हाज। मिन्हाज बताते हैं कि भाई रजिया के अंदर वो सारी खूबियां थी जो एक सुल्तान के अंदर थी, बस एक नेगेटिव चीज जो थी वो सिर्फ वुमेन थी, जिसे उलेमा वर्ग काफी कम पसंद करते थे और उन्हें लगता था एक वुमेन कैसे राजा होती है। तो ये कहीं ना कहीं उस समय की सोच को दिखाता है कि समाज की सोच क्या थी और रिलीजन का कितना रोल होता था। लेकिन वैसे बात की जाए तो 4 साल जो रजिया ने चलाए वो एकदम अच्छे चलाए और रजिया ने सारी चीजें बहुत अच्छे से की, अपने लोगों को कोऑर्डिनेट करके चली। बस उलेमा से हमेशा उसका टकराव रहा और उलेमा ने इस चीज का फायदा उठाते हुए एक बार रजिया को एक तरीके से फंसा लिया और वहीं पर एक तरीके से रिवॉल्ट करके उसी के सैनिकों से उसे मरवा दिया। तो ऐसे रजिया का एंड हुआ। लेकिन एक वुमेन जो दिल्ली सल्तनत में पाई जाती है, जो रूलर भी बनी, वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद अब गुटबाजी और ज्यादा होने लगी। दिल्ली सल्तनत में अब कोई बड़ा रूलर बचा नहीं, ऐसा रूलर नहीं था जो अपने दम पे कुछ कर पाए। तो रजिया सुल्तान के बाद जो भी रूलर हुए वो नाम नाम के रूलर हुए। और उसके बाद इसमें उलेमा वर्ग जो थे वो उसका फायदा उठाते थे। जैसे रजिया के बाद उसी का भाई बहराम शाह, ये एक तरीके से गद्दी पे बैठा। बहराम शाह, और इसको उलेमा वर्ग के सपोर्ट से बैठाया गया। ये लगभग 2 साल के लिए रूल करता है, 1240 टू 42 में। दिल्ली सल्तनत हो, मिडेवल टाइम पीरियड या मॉडर्न में, वहां पर टाइम पीरियड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका रीजन ये है कि एंशियंट टाइम में तो पूछते नहीं, इसमें पूछा जा सकता है। जैसे रजिया के बारे में पूछा जा सकता है, जो फेमस फेमस है उनके बारे में। एग्जैक्ट डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा किस सेंचुरी में थे या किस सल्तनत से रिलेटेड इनका लेसन था। तो ऐसे ही ये बैराम शाह गद्दी पे बैठता है और इसके समय एक मंगोल
याद होगा आपको, हमने कल भी पढ़ा था, इल्तुतमिश के समय भी एक मंगोल चंगेज खां ख्वारिज के राजकुमार जो थे उनके पीछे आया था। और ख्वारिज के राजकुमार जो थे मंगवर्णी, उनके पीछे पीछे चंगेज खां दिल्ली तक पहुंचा। लेकिन इल्तुतमिश ने जो मंगवर्णी आया उसको बोला, भैया आपके अनुकूल नहीं है यहाँ की जलवायु, तो आप लोग यहाँ पे मत आओ। ये सारी बातें इल्तुतमिश के समय हुई और मंगोल अटैक से बच गए। लेकिन बहराम शाह के यहाँ मंगोल अटैक हुआ। तो फर्स्ट मंगोल अटैक जो दिल्ली सल्तनत पे हुआ वो एक तरीके से बहराम शाह के टाइम हुआ। और इस अटैक को जो मंगोल के राजा ने रूल किया उसका नाम था तेर बहादुर। तेर बहादुर इसने एक तरीके से किया। और ये मंगोल कौन थे? मंगोलिया, आपने सुना होगा, रसिया और चाइना के बीच में एक देश पड़ता है मंगोलिया, वहीं से ये लोग आते थे। और ये काफी ज्यादा खतरनाक होते थे, लड़ने में काफी पावरफुल, क्योंकि डेजर्ट वाले एरिया से और इन्हें रिसोर्स चाहिए थे बस इंडिया से। तो बैराम शाह के समय पहला मंगोल आक्रमण तेर बहादुर के लीडरशिप में हुआ। इसके अलावा इसके समय एक नया पोस्ट भी क्रिएट किया गया, एक न्यू पोस्ट जो इसके समय क्रिएट किया गया। इस न्यू पोस्ट का जो नाम था वो था नायब ए मामलिकात। नायब ए मामलिकात, इनके समय एक न्यू पोस्ट, बैराम शाह के समय एक न्यू पोस्ट क्रिएट हुई, नायब ए मामलिकात। और किंग के बाद जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होती थी वो था नायब ए मामलिकात। आप समझ सकते हो ये नायब ए मामलिकात ऐसा था जैसे अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर, और किंग ऐसे बन गया था जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट। धीरे धीरे जो पावर है वो इस नायब ए मामलिकात के पास पहुंचने लगी और उलेमा वर्ग ने इस नायब ए मामलिकात पर अपना एक तरीके से कंट्रोल किया। और इस पर जो सबसे पहले इसके टाइम बंदा बैठा था, फर्स्ट पर्सन जो नायब ए मामलिकात पर बैठा था बहराम शाह के समय, उसका नाम था इख्तियारुद्दीन ऐतिगन। इख्तियार उद्दीन ऐतिगन ये एक तरीके से बैठा नायब ए मामलिकात की पोस्ट पर। तो नायब ए मामलिकात, अब धीरे धीरे जो किंग की जो पावर है वो कमजोर होती जा रही है और किंग की पावर की जगह जो नायब ए मामलिकात है उसकी पावर इंक्रीज होती जा रही है। और आगे हम देखेंगे बलवन एक रूलर होगा जो पहले नायब ए मामलिकात के पद पर बैठेगा और फिर उसके बाद किंग को हटा के खुद गद्दी पे बैठ जाएगा। तो एक तरीके से दिल्ली सल्तनत में अभी कोई बड़ा रूलर है नहीं। और रजिया सुल्तान के बाद ज्यादातर रूलर कठपुतली की तरह बनेंगे, मतलब दूसरों के इशारों पर काम करेंगे और कुछ लोग किंग मेकर बन जाएंगे। तो हमने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 लाहौर से रूल किया, इल्तुतमिश रियल फाउंडर। उसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 40, और जिनका उलेमाओं से एक तरीके से टकराव रहा इसलिए उनका खिलाफ रिवोल्ट किया। और बैराम शाह 1240 टू 42 2 साल एक तरीके से रूल किया। मंगोल अटैक हुआ, तेर बहादुर जी आए, फिर उसके बाद इन्होंने एक नायब ए मामलिकात की पोस्ट बनाई जो एज अ प्राइम मिनिस्टर था और इस पर इख्तियारुद्दीन ऐतिगन को बैठाया। इनके बाद एक और रूलर जो बहराम शाह के बाद सामने आएगा वो भी इतना पावरफुल नहीं होगा, वो बस आएगा और 4 साल के लिए रहेगा, लेकिन
ज्यादातर पावर किसके पास रहेगी? नायब ए मामलिकात के पास या उलेमाओं के पास। तो अगला रूलर जो है अलाउद्दीन अलाउद्दीन मसूद शाह। तो कई रूलर ऐसे होंगे बीच में जो ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, लेकिन इनको बस जानना है, इसलिए अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगवा लिया तो। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 4 साल रूल करेंगे। इनके समय भी ज्यादातर पावर उलेमा क्लास के पास ही रहेगी। उलेमा जो करेंगे उसके बेस पे सारी चीजें चलेंगी। ये बिल्कुल लिबरल रहेंगे, अपना बस काम चलाएंगे। काफी ज्यादा लिबरल आदमी है, लीजन को काफी मानते हैं और लीजन के बेस पे ही अपना काम करते हैं। उसी में इनका काम चलता है। वैसे कुछ ज्यादा ऐसा नहीं करेंगे जिसके लिए इन्हें हिस्ट्री में याद किया जाए। अगला जो रूलर आएगा उसके टाइम कुछ चीजें होंगी। नसरुद्दीन महमूद नसरुद्दीन महमूद नया सुल्तान बनेगा। और नसरुद्दीन महमूद के समय, इसके समय एक नया चेंज होगा दिल्ली सल्तनत। नसरुद्दीन महमूद जो रूलर बनता है, इसको सपोर्ट मिलता है बलवन का। बलवन कौन? बलवन काफी गरीब फैमिली से था, लोअर क्लास से बिल्कुल, और इल्तुतमिश के यहां एक सैनिक था। तब से ये दिल्ली सल्तनत के साथ काम करता था। धीरे धीरे बलवन की पावर बढ़ने लगी और बलवन किंग मेकर बन गया। तो बलवन ने नसरुद्दीन महमूद को पकड़ा और बोला भैया तुम किंग बनो और मैं बनूंगा नायब ए मामलिकात, मतलब पीएम की गद्दी पे। नायब ए मामलिकात, काफी गरीब फैमिली से और काफी स्ट्रगल करके इतनी बड़ी पोस्ट पे बलवन पहुंचा था। बलवन जैसे ही इस पोस्ट पे पहुंचा तो एक मुस्लिम समुदाय कम्युनिटी जो उसमें था रेहान, इन्होंने और इनके कुछ साथियों ने रिवोल्ट किया बलवन के खिलाफ कि बलवन कैसे गद्दी पे बैठ सकता है। लेकिन बलवन धीरे धीरे पावरफुल होने लगा था और बलवन की एक खास बात, लड़ने में काफी माहिर, किसी को मारने में चूकता नहीं था। बोला जाता था बलवन की तलवार के सामने जो आ गया उसका बचना बहुत मुश्किल है। और इसको शौक होता था कि दूसरे लोगों का सिर काट के पूरी मंजिल बनाने। तो बड़ा एक स्ट्रिक्ट रूलर था एक तरीके से। तो रिहान ने रिवोल्ट किया, बलवन ने कुछ दिन के लिए इस्तीफा दिया और फिर उसके बाद इस रिवोल्ट को दबाकर फिर दोबारा से नायब ए मामलिकात की गद्दी पे बैठ गया। तो आगे जो भी चीजें करेगा वो बलवन करेगा। और ये जो नसरुद्दीन महमूद था ये बहुत लिबरल था, सारा काम इसका जो करता था वो बलवन करता था, बलवन के पास ही पावर थी। बलवन ऐसे था जैसे प्राइम मिनिस्टर आज का, और नसरुद्दीन महमूद शाह ऐसे था जैसे अभी हमारा प्रेसिडेंट, जिनके पास नॉमिनल पावर है लेकिन रियल में पावर नहीं है। लेकिन बलवन के पास रियल में पावर थी, ना कि नॉमिनल। तो लिबरल तरीके से नसरुद्दीन महमूद जिएगा, बस इसको फायदा ये है कि वो किंग की पोस्ट पे है और बलवन उसकी सिक्योरिटी कर रहा है। ये बहुत इस्लाम को मानते हुए और बिल्कुल सिंपल लाइफ जिएगा। इसलिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये एक आइडियल सुल्तान था, मतलब ऐसा सुल्तान मिलना बहुत कम है जो इतना सिंपल रहे। बहुत सिंपल रहता था, लिबरल रहता था, इसके सारे काम को सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, सारा काम बलवन करता। लेकिन कुछ टाइम बाद बलवन को लगा इस चेहरे को भी क्यों रखना, जब सारा काम मैं खुद ही कर लेता हूं
तो इस चेहरे की जरूरत क्या है? तो बलवन इसको खत्म कर देता है और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। तो उसके बाद नया रूलर जो आता है बलवन, बलवन गद्दी पे बैठेगा। इसके समय कुछ चीजें चेंज होंगी। जब उलेमाओं का एक तरीके से कंट्रोल बढ़ने लगा, साथ में कुछ पावरफुल किंग नहीं हुए, तो इससे क्या हुआ, दिल्ली सुल्तान जो था उसकी पावर काफी डिक्रीज हो गई। और बलवन को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही। बलवन बोल रहा है क्या है ऐसा सुल्तान जिसके पास इतनी पावर है ही नहीं, कुछ लोग उसकी सुन ही नहीं रहे। पर हमने देखा बलवन इल्तुतमिश के समय उसका सैनिक भी था और साथ में उसका स्लेव भी था, दास। नसरुद्दीन महमूद के समय नायब ए मामलिकात के पद पर बैठा, किंग मेकर बन गया, मामलिकात। और अब ये राजा बन गया। बलवन के सामने चैलेंजेस बहुत थे, क्योंकि अब दिल्ली सल्तनत का कोर्ट ऐसा नहीं बचा किंग के लिए जैसा ये चाहता। एक तो जो इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी बनाया था, 40 का ग्रुप, जब कोई पावरफुल किंग नहीं हुआ तो इस ग्रुप के पास पावर सेंट्रलाइज होने लगी। ये लोग काफी पावरफुल हो गए। साथ में अब सुल्तान की कोई रेस्पेक्ट नहीं करता था। सुल्तान की जो डिग्निटी होती है कि हाँ भाई सुल्तान आएगा तो ऐसे करना है, वो डिग्निटी नहीं बची थी। इसको डिग्निटी भी बनानी थी। साथ में बंगाल के अंदर रिवॉल्ट हुए, वो अपनी फ्रीडम की बात करते हैं। मेवाती और राजपूतों ने वेस्टर्न बॉर्डर पर रिवॉल्ट किया, एंड राजपूत, इनको भी कंट्रोल करना था बलवन को। और एक और समस्या, मंगोल अटैक, इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ। तो बलवन किंग तो बन गया, लेकिन इन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करेगा, कैसे मैनेज करेगा कि भैया ये सारी चीजें मैनेज हो जाएं और मैं गद्दी पे भी बना रहा हूं और सल्तनत को नुकसान भी कुछ ना हो। तो बलवन ने इसके लिए सॉल्यूशन निकाला। तो बलवन ने सोचा भाई पहले तो किंग की डिग्निटी को बनाया जाए, किंग की डिग्निटी रहेगी तभी सब उसकी बात सुनेंगे। तो बलवन ने सबसे पहले ये तुर्क के चहलगानी वाला जो ग्रुप था इसको बंद कर दिया, और जितने भी यहाँ पर लोग थे उनको बोला या तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लो, और अगर ज्यादा पावरफुल हुए तो उनको बलवन ने मरवा दिया। जो जो थोड़ा सा ज्यादा लीडरशिप दिखा रहे थे उनको धीरे 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 करके बलवन ने एंड करवा दिया। भाई तुम बड़े 30 मार्का बन रहे। तो तुर्क ए चहलगानी का एंड हो गया, जो इल्तुतमिश के समय बनी थी। और बलवन को लग रहा था कि इससे मेरी पावर कम होती है और ये लोग काफी ज्यादा बढ़ी, तो इस ग्रुप को ही एंड करो, क्योंकि अब ये फायदे की चीज नहीं है। साथ में सुल्तान की रेस्पेक्ट और डिग्निटी बनाने के लिए बलवन ने बोला सुल्तान, जो दिल्ली सुल्तान है वो एक तरीके से गॉड है, भगवान है, अल्लाह है, और उसे इस गॉड ने आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए भेजा है। तो अगर कोई इस सुल्तान की बात नहीं मानेगा, इसका मतलब भगवान या अल्लाह की बात आप लोग नहीं मान रहे हो, और जो अल्लाह की बात नहीं मानेगा उसको सजा मिलेगी। और ये अपने आप को एक टाइटल देता है, जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, कि भाई मुझे भगवान ने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, अल्लाह ने, और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको अल्लाह ने बोला है कि उसको बेटा तुम्हें सजा देने का पूरा अधिकार है।
ऐसे इसने एक तरीके से सुल्तान की डिग्निटी बनाई। साथ में दरबार के अंदर, पैलेस के अंदर लोग सही से बात करें, इसलिए बलबन ने बोला आज से कोई हंसी मजाक नहीं, कोई ज्यादा हंसेगा नहीं, सबको सीरियस रहना है, और जो हंसी मजाक करता दिखा उसको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। आपसी बातचीत पर रोक लगा दी गई। एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह बलबन ने बोला अब कोई आपस में बातचीत नहीं करेगा, जो बात है मुझे बतानी है, और मुझे भी वो बात बतानी है जो काम की है। फालतू के चुटकुले वुटकुले नहीं चलेंगे, स्टोरी सुना दो, कहानी सुना दो। तुम लोगों ने काफी ज्यादा इस दरबार को बिगाड़ रखा है। और साथ में बलबन ईरान की एक पद्धति लाया जिसमें सिजदा, सिजदा मतलब झुक के ऐसे सलाम करना, पाबोस, पाबोस में लेट कर सलाम किया जाता है। मतलब सुल्तान के सामने अगर आप आए हो तो लेट के एक तरीके से सलाम करो। और फिर उसके बाद कारनीस, इसका मतलब सुल्तान को पीठ नहीं दिखानी। जब सुल्तान से मिल लो तो उसके बाद सीधे रहते हुए पीछे की तरफ जाना है, उल्टा होते हुए। अगर सुल्तान को पीठ दिखी तो इसका मतलब आप डिग्निटी नहीं करते, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते, और अगर ऐसा किसी ने किया तो उसको सजा मिलेगी। तो सुल्तान की डिग्निटी बनाने के लिए एक तो उसे भगवान से जोड़ दिया, अल्लाह से जोड़ दिया, और दूसरा ईरान की तीन पद्धतियां सिजदा, पावोस और कारनेस, इनको जोड़ दिया। और जो लोग पैलेस के अंदर इनको फॉलो नहीं करते थे उनको सजा मिलती। एक तरीके से स्ट्रिक्ट तरीके से बलबन ने उस रेस्पेक्ट को कैप्चर किया, और साथ में एक फेस्टिवल मनाया सुल्तान के लिए जिसका नाम था नवरोज फेस्टिवल। इसमें सुल्तान की एक तरीके से पूजा की जाती थी। जैसे अभी आप देखते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी किसी फेस्टिवल पे अपने घर से हाथ हिलाते हैं। ऐसे ही राजा का किसी को दर्शन करना है तो राजा इस फेस्टिवल के मौके पर बालकनी से आएगा, हाथ हिलाएगा। तो किंग का अब दर्शन करना एक बड़े खुशी की बात, एक त्योहार के रूप में मनाए जाने लगा। तो बोला किंग अब हर किसी को नहीं दिखेगा, किंग उसे ही दिखेगा जो किंग चाहेगा। ये सारी चीजें उसने स्ट्रिक्ट तरीके से इंप्लीमेंट कर दी। और साथ में अपने आप को बोला कि मैं ईरान का वंशज हूं, इंडिया से नहीं हूं बस, क्योंकि उस टाइम ईरान में ही खलीफा रहता था। तो इसने अपने आप को जोड़ा कि भाई मैं बेशक इल्तुतमिश का दास था, लेकिन ऐसे ही दास नहीं, मेरे अंदर भी खून बहता है, और ये खून ईरान के डायनेस्टी का है। ईरान की डायनेस्टी की उस टाइम काफी रेस्पेक्ट थी, उसका खून मेरे अंदर है, और मैं एकदम प्योर ब्लड वाला व्यक्ति हूं। ये सारी बातें बलबन कहता है। और साथ में बलबन कहता है पता नहीं क्यों जब भी मैं किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे हाथ फड़फड़ाकर तलवार की तरफ चले जाते। मतलब इसे लोअर क्लास बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि ये खुद गरीब फैमिली में हुआ था, बड़ी मुश्किल से उस जीवन से निकला था, तो इसे वो सारी चीजें याद आती थी। इसलिए बोला जाता है कि इसने लोअर क्लास के लिए अपने जो दरवाजे थे, गेट जो थे, वो क्लोज कर दिए। बोलता था इनको खाना बाहर से दे दो, लेकिन मेरे को कहीं भी अगर कोई गरीब आदमी दिख गया तो मेरे से नहीं रुका जाएगा। खुद भी गरीब था, लेकिन अब गरीबों से थोड़ी सी नफरत करता, और इसलिए उनको आने भी नहीं देता था दरबार में, और एक शानो शौकत
एक इमेज के साथ जीना चाहता था कि भाई मैं अब अमीर हूं, रिच पर्सन, राजा हूं। बलवन ने बंगाल के रिवॉल्ट को दबाने के लिए कैंपेन किया, तो बंगाल में खुद ये गया लड़ने के लिए। तो बंगाल में रिवॉल्ट हो रहा था और उस रिवॉल्ट को जो लीड कर रहा था तुगरिल खां। बलवन बोला ये मानता तो है नहीं, मैं ही जाता हूं लड़ने में। अगर एक बार बलवन गया सबको मार के आता था। तो ये गया और उसके बाद तुगरिल खां का एंड किया। तो बलवन का दिल्ली के बाहर एकमात्र जो कैंपेन चला वो बंगाल में चला तुगरिल खां के अगेंस्ट। तो आउटर दिल्ली, ये एक तरीके से कैंपेन इसने चलाया। और एक और बात जो बलवन की, बलवन बोलता था जब तक अपना स्टेट या किंगडम की सिक्योरिटी पूरी नहीं होती तब तक एक्सपेंशन करना फालतू की चीज है। अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन तब करो जब आपकी खुद की किंगडम सिक्योर हो। आपकी खुद की किंगडम की सिक्योरिटी सही से है नहीं और आप लोग एक्सपेंशन करने में तुले हुए। तो ये बोलते हैं बाद में एक्सपेंड करेंगे अपनी टेरिटरी, पहले अपनी किंगडम को एक तरीके से सिक्योर कर लें। इसलिए इसने एक्सपेंशन पर ध्यान नहीं दिया। साथ में दिल्ली और उसके आसपास जो मेवाती लोग रहते थे, ये लोग लुटेरे हुआ करते थे, लूट मार करते थे और इससे बलवन के ट्रेडरों को काफी दिक्कत होती थी। और जब ट्रेड नहीं होगा तो बलवन की इकोनॉमी भी अच्छी नहीं होगी। तो इन मेवातियों से निपटने के लिए बलवन ने पहले तो उसके आसपास, दिल्ली एनसीआर के आसपास जितने भी फॉरेस्ट थे उन सबको काट दिया। बोला इनको सबको जला दो, कोई जंगल बचना ही नहीं चाहिए। ये मेवाती लोग लूट मार करते हैं और इन जंगल में छिपते हैं। और साथ में वहां पर अपनी आर्मी को भी रख दिया, जैसे अभी हमारी कैंट होती है छावनी। ऐसे ही अकबर ने, बलवन ने इनको कैंट में चेंज कर दिया, इन जंगल को, इन एरिया को। और फिर बोला कोई भी दिखे तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, बस उसे सजा मिलनी चाहिए। और मैं नहीं चाहता मेरे किंगडम में ऐसा कुछ हो। साथ में बलवन ने मंगोल अटैक से बचने के लिए अपने बेटे की लीडरशिप में एक सैन्य बटालियन पूरा वेस्टर्न बॉर्डर पर लगाया और लाहौर से मुल्तान तक, लाहौर से मुल्तान तक एक पूरा बॉर्डर बनवाया, दीवार बनवाई। और अपने सन शहजाद मोहम्मद को ये जिम्मेदारी दी कि तुम इसको लीड करोगे। अगर मंगोल अटैक होता है तो हमें इस सिक्योरिटी लेयर का यूज करना है। इसके टाइम एक मंगोल अटैकर तमर अटैक करने आया लगभग 1285 में। और इस मंगोल अटैकर ने इस वॉल को तोड़ा और साथ में इसका जो बेटा था शहजाद मोहम्मद, उसको भी मार दिया। बलवन को खबर मिली कि भैया तुम्हारा जो बेटा है वो तो नहीं बचा। इस गम में कि भाई मैंने अपने बेटे को क्यों भेजा उधर, जब मुझे पता था इतना खतरा है मंगोलों से,
इस गम में ही बलवन डूब जाता है और फिर डिप्रेशन में आके उसकी भी डेथ हो जाती है। तो बलवन जब तक रहा बड़े खतरनाक तरीके से अपने रूल को चलाएगा। लगभग 20 साल तक उसने रूल किया। साथ में बलवन के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसने कुछ डिपार्टमेंट बनवाए। जैसे एक इसका डिपार्टमेंट दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज, ये एक डिपार्टमेंट बनवाया। और ये क्या था, एक तरीके से आर्मी डिफेंस का डिपार्टमेंट था। जैसे अभी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, ऐसे ही डिफेंस के मामले में सारी चीजें दीवान ए आरिज करता है। साथ में इसने कुछ सीक्रेट एजेंसी भी बनाई। जैसे अभी हमारी रॉ है, आईबी है। रॉ जिसका काम है देश से बाहर नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करना, इंटेलिजेंस गैदर करना। आईबी का काम इंटरनल सिक्योरिटी के लिए करना। ऐसे ही इसने भी अपनी सीक्रेट एजेंसी बनाई, कुछ गुप्तचर बनाए। और फिर उसके बाद इसके दरबार में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है बर्नी, वो बोलता है बलवन एक अच्छा रूलर था और इसकी डेथ से दिल्ली सल्तनत को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि उसके बाद कोई बड़ा रूलर नहीं हुआ। मतलब इसने पावर को सेंट्रलाइज कर दिया और सेंट्रलाइज करके लोगों को भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ, लेकिन थोड़ा सा निरंकुश भी था, किसी की बात नहीं मानता था, अपनी ऑटोनॉमी पे बल देता। लेकिन जो भी था शासन अच्छे से चलाया था, एक पीस थी, लॉ एंड ऑर्डर था, सबको ट्रेड करने का मौका था। और बोलते हैं कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो जो सिविल सर्वेंट हैं या अमीर लोग हैं वो अपने कपड़े फाड़ लेते हैं और 40 दिन तक जमीन पे सोते हैं। 40 डेज तक जमीन पे सोते हैं कि भाई बलवन हमारा गया। एक कुछ इसकी नेगेटिव चीज थी, लोअर क्लास को काफी परेशान किया, इसलिए वो लोग बलवन के जाने पर कोई गम नहीं मनाए। लेकिन बलवन ने दिल्ली सल्तनत को उस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया जहां से दिल्ली सल्तनत का बेस काफी स्ट्रांग हो गया। वरना बीच में रजिया सुल्तान के बाद ऐसे रूलर कम आए। इन बलबन ने जो भी शासन किया बड़े हार्ड पावर के साथ किया, सॉफ्ट पावर का यूज नहीं किया। अपनी आर्मी से डरा धमका के जिसने भी बोला उसको मारना, घेरना, ये सारी चीजें अकबर बलबन ने की। बलबन के बाद उसका जो सक्सेसर बना वो बना कैकूबाद। कैकूबाद ये सक्सेसर बना। और कैकूबाद के बाद क्यूमर्स ये बना। और क्यूमर्स एक छोटा बच्चा था, एज काफी कम थी, माइनर था, इसलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए किसी की जरूरत थी। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जो इनके यहाँ एक सेना में प्रमुख अधिकारी था, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी निभाई क्यूमर्स की। और फिर जलालुद्दीन खिलजी को लगा क्या है इस क्यूमर्स की इतनी प्रोटेक्शन करना, क्यों ना मैं ही राजा बन जाऊं। तो जलालुद्दीन खिलजी क्यूमर्स की हत्या कर देता है, उसे मार देता है। उसके बाद
दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी का एंड होता है और खिलजी डायनेस्टी का आगमन होता है। खिलजी डायनेस्टी बनती है जिसका फाउंडर है जलालुद्दीन खिलजी। तो सेकेंड डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत में आती है वो है खिलजी डायनेस्टी, और इसके फाउंडर हैं जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी का जो रूल है बड़ा शांति प्रिय तरीके से चलाएगा, सबसे प्यार से रहेगा, हिंदू मुस्लिम सबसे कोऑर्डिनेशन रखेगा। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद एक रूलर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसके टाइम सेना नायक था, सेनापति बनता है, एक तरीके से एक कमांडर इन चीफ सेना का। अलाउद्दीन खिलजी को लगता है कि भाई मैं भी एक नया रूल बनाऊं। तो जलालुद्दीन खिलजी तो सबसे प्यार से रहता है, ज्यादा किसी से ना लड़ाई ना झगड़ा ना बड़े कैंपेन चलाना, सारे इसके टाइम जो काम करता है वो करता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को भी थोड़ा लगा भाई मैं भी एक तरीके से अपने जोहर दिखाऊं। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है, और उसके बाद एक नया रूलर अलाउद्दीन खिलजी सामने आता है जो काफी लंबे टाइम तक कंट्रोल करेगा और दिल्ली सल्तनत को एक ग्रेट पीक पे लेके जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी चालाक भी काफी बड़ा था और साथ में कोऑर्डिनेशन भी करता था, साथ में इसके टाइम मार्केट और इकोनॉमिक लेवल पे भी डेवलपमेंट होगा। ये कोशिश करेगा कि मार्केट से करप्शन को कैसे हटाया जाए, कोशिश करेगा आर्मी को रेगुलेट कैसे किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई सेनापति हमारे खिलाफ ही विद्रोह कर दे, रिवोल्ट कर दे। इन सारी चीजों का पूरा ध्यान रखेगा। तो बनाता जलालुद्दीन खिलजी है, लेकिन इसे पीक पर लेके जाता है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी आगे चलता है। तो खिलजी डायनेस्टी जिसके पहले रूलर हमने देखे जलालुद्दीन खिलजी, दूसरे रूलर जो होंगे वो होंगे अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अगर बात करें स्लेव डायनेस्टी जो पहली डायनेस्टी उसके क्या पॉजिटिव रहे क्या नेगेटिव रहे, कल की क्लास पे हम इस खिलजी डायनेस्टी को देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर कंक्लूजन की बात की जाए कि भाई दिल्ली सल्तनत की जो पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी उसका क्या रहा, तो स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो स्लेव डायनेस्टी ने मोहम्मद गौरी जो जिम्मेदारी देके गए थे उस जिम्मेदारी को निभाया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ काम भी किए, जैसे कुतुब मीनार बनवाया जो इंडिया की आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कुतुब मीनार हमें मिला, और इसके साथ ही इंडिया में कुछ नई टेक्निक आई। अब इंडिया में मेहराब आपने देखा होगा, मस्जिद के बाहर ऐसे कुछ लहरें सी होती हैं जिन्हें एक तरीके से छज्जा टाइप का कहा जाता है। तो इंडिया में आर्ट एंड कल्चर के मामले में एक नई चीज हुई मेहराब। साथ में इंडिया में एक और नई चीज हुई टॉम, मतलब हमारे देश में भी मकबरा बनने लगे। मकबरा हमारे देश में बनने लगे, और सुल्तानगढ़ी का मकबरा इंडिया का पहला मकबरा बना। गरी या मकबरा कहो या टॉम, तो ऐसे लगता है जैसे कटोरे को एक तरीके से उल्टा कर दिया हो,
वो सारी चीजें इंडिया में बनने लगी। ये आर्ट एंड कल्चर के लेवल पे काम हुआ। साथ में दो कल्चर का मिलन हुआ। एक तरफ जो हिंदुस्तान में हिंदू लोग रहते थे, दूसरी तरफ इस्लाम का इंडिया में आना हुआ। और इन दोनों कल्चर के बीच कुछ डिफरेंस थे, कुछ कॉमन चीजें थी। लेकिन भक्ति मूवमेंट, साथ में मुस्लिम से सूफी मूवमेंट, इनके जो संत थे, इन्होंने काफी पीसफुल तरीके से इस चीज को चैनलाइज किया। सूफी संतों में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके लिए कुतुब मीनार बनवाई गई। और भक्ति संतों में हमें कबीर दिखाई देंगे, कबीर दास, साथ में तुलसीदास, साथ में मीराबाई, साथ में अमीर खुसरू, जो एक सूफी परंपरा को मानने वाले। अमीर खुसरू इस टाइम काफी लिटरेचर में काम करेंगे और अमीर खुसरू दोनों भाषाओं में लिखेंगे। और भारत में एक नई भाषा बनेगी जिसका नाम है उर्दू, जिसमें दोनों की भाषाएं शामिल हैं, भारतीय भाषाएं और साथ में ईरानी, अरबी जो भाषा है वो भी। तो उर्दू एक तरीके से मिक्स लैंग्वेज थी। आप देखेंगे उर्दू के बहुत सारे शब्द हिंदी से काफी ज्यादा मिलते हैं, आसान भी है। उर्दू एक तरीके से मिक्स लैंग्वेज है जिसका ओरिजिन भी इसी टाइम हुआ। साथ में यहाँ के राजाओं ने कभी भी कम्युनल वायलेंस को आगे नहीं बढ़ाया। ऐसा नहीं हुआ कि रिलीजन के बेस पर डिवीजन, नहीं। उन्होंने कोशिश किया कि सबको साथ लेके चले, और सबके साथ लेके चलने का नतीजा ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत एक बड़ा एम्पायर बन पाई। और यहाँ के लोगों ने शुरुआत में थोड़ा दिक्कत था, क्योंकि नया कल्चर था, नए रूलर थे, उनको भी हेजिटेशन थी, पता नहीं कैसे रूल करेंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे सबका एक तरीके से मिलन हो गया। तो इंडियन कल्चर में या हिंदुस्तान की लैंड पर एक नया कल्चर डेवलप होने लगा, जहां पर गंगा और जमुना दोनों तहजीब साथ में है, हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में रहते हैं। और फिर धीरे धीरे ये रूलर भी इंडिया के होने लग जाते हैं। इसलिए एक मिक्स कल्चर हमें नजर आता है। लेकिन इस कल्चर ने आपस में टॉलरेंस, आपस में पीस, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से कुछ चीजें सीखने की, और इसी के साथ भारत में नई टेक्निक भी आती है। हमारे देश में अब लोग घर भी ऐसे ही मेहराब से बनाने लग जाएंगे, साथ में टेम्पल में भी नई चीजें आ जाएंगी, मस्जिद भी बनने लग जाएंगी। ये सारी चीजें हमारे कल्चर में नई है। साथ में खरोष्टी, अरबी, फारसी, ये लैंग्वेज भी आ जाएंगी। ये दिल्ली सल्तनत की जो लैंग्वेज थी वो फारसी थी, धीरे धीरे वो उर्दू की तरफ बढ़े। फिर ये लोग भी ब्रजभाषा, राजस्थानी, अवधी, इनसे परिचित हुए, क्योंकि तुलसीदास जी अवधी में लिखेंगे, कबीरदास जी ब्रजभाषा और खड़ी बोली का उपयोग करेंगे, और अमीर खुसरू आज की जो हमारी भाषा है खड़ी बोली हिंदी की, उसको एक तरीके से डेवलप करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे समाज में होती। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो समाज में पहले थोड़ा सा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बाद में समाज एक दूसरे से जुड़ गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी धीरे धीरे पटरी पे आने लगा, और धीरे धीरे हम लोग इकोनॉमिक लेवल पे भी स्ट्रांग होने लगे। तो कल्चर के लेवल पे नई चीजें आई, इकोनॉमिक लेवल पे डेवलपमेंट हुआ, और सोसाइटी का भी अपलिफ्टमेंट हमें इसमें दिखता है। तो ओवरऑल बात करें तो एक नया चीज हुआ, लेकिन नई चीज होने से कुछ नई चीजें सीखने को भी मिली, और दोनों कम्युनिटी साथ में रहे।
किसी को कोई इतना दिक्कत नहीं हुआ कि राजा ने कोई ऐसा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की कि भाई इस रिलीजन के लोग ये नहीं करें। तो साथ में अभी ना कोई जजिया कराएगा ना कुछ आएगा, ये सारी चीजें बाद में होंगी। अभी सभी लोग पीसफुली एक तरीके से रहते हैं। ये सारी चीजें हमें दिखती हैं। कल की क्लास में हम लोग खिलजी डायनेस्टी के बारे में जानेंगे, और उसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी इनके बारे में जानेंगे कि भाई कैसे इन्होंने रूल किया, क्या क्या चीजें इन्होंने की, कैसे अलाउद्दीन खिलजी मार्केट को कंट्रोल करेगा, कैसे वो दिल्ली सल्तनत को और आगे लेके जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी के कुछ कैंपेन जो चित्तौड़गढ़ में भी होगा, जहां रानी पद्मावती वाला इंसिडेंट होगा, वो सारी चीजें भी हम देखें। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।